हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। अपनी अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। खुद का भी ध्यान रखें जितना हो सके, और सेफ्टी के लिए यही सबसे ज़रूरी बात है। तो आज कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं। एक टॉपिक की बात ग्रुप में चल रही थी और एक थोड़ा अलग से टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए ही। पहला टॉपिक ये है कि ग्रुप में मैंने बात करते हुए देखा अपने कुछ मेंबर्स को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। देखिए, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ज़रूरी हो सकता है। मैं कहता हूँ ज़रूरी हो सकता है, लेकिन कोई भी रेलवे या फिर कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट जो व्हीकल्स पे निर्भर हो, वो 100% इलेक्ट्रीफाई नहीं हो सकता। क्योंकि इन केस आगे कुछ भी इमरजेंसी पड़ जाती है, व्हीकल्स ख़राब हो जाते हैं, या फिर कोई भी ऐसा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक, बस, ट्रेन, कुछ भी ऐसी दिक्कत आ जाती है जो इलेक्ट्रिसिटी से अलग हट के उनको चलना पड़ता है, तो वहाँ पर डीजल या फिर कोई ऐसा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रोजन फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, या पेट्रोल, डीजल, इन सब पे स्विच करना ही करना होता है। अब इसमें क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख लेते हैं तो यूक्रेन को आप सभी लोग जानते हैं। यूक्रेन में क्या अभी एक त्रासदी आ रखी है, और बहुत ही वहाँ पर इस टाइम बुरे हाल हैं। हम सब लोग को प्रार्थना करनी चाहिए यूक्रेन के लोगों के लिए। तो अभी यूक्रेन में क्या है कि यूक्रेन में कुछ जगह इलेक्ट्रिक ट्रेनें थी, और अभी यूक्रेन में जिस तरीके से त्रासदी आई है उस हिसाब से यूक्रेन की सभी इलेक्ट्रिक ट्रेनें बंद हैं। अगर आर्मी को वहाँ पे मूवमेंट करनी होती है तो वो डीजल इंजन के थ्रू ही करती है। डीजल इंजन को लगा देते हैं, कहीं भी रिपेयर के लिए डीजल इंजन को ले जाते हैं, क्योंकि डीजल इंजन एक ऑप्शन है कि आप उस डीजल इंजन के थ्रू कहीं भी पहुंच सकते हैं, किसी भी ट्रैक पर ले जा सकते हैं। इंडिया की अगर बात करते हैं, मैं एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बता देता हूँ। उत्कल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइन जो थी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पूरी तरीके से टूट चुकी थी। लगभग 2 किलोमीटर दोनों तरफ का एरिया इलेक्ट्रिक लाइन बिल्कुल बंद हो चुकी थी। इलेक्ट्रिक लोगो था WP7 TKD का। तो मैंने खुद देखा है, अपने आंखों अपने खुद से ही देखा है कि वो इंजन किस तरह से एक तरह से बिल्कुल डिसमेंटल हो गया था। लाइन उसके ऊपर तक ठीक थी, लेकिन वो लोकोमोटिव किस तरह से बर्बाद हो चुका था वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता। फिर वही डीजल की ज़रूरत पड़ी वहाँ पर। इलेक्ट्रिक वहाँ पर काम नहीं कर सकता था। एक्सीडेंटल ट्रेन जो आई वो सब डीजल से आई। जो बड़े बड़े अधिकारी आए वो सभी डीजल लोगों से लगी हुई ट्रेन में आए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को एक तरह से अचीव नहीं किया जा सकता। अचीव अगर कर भी लेंगे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद भी डीजल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बैटरी लोगों की अगर मैं आपको बात करूं तो बैटरी लोकोमोटिव सिर्फ और सिर्फ शंटिंग के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, किसी ऑपरेशन या फिर हैवी हॉलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकते, क्योंकि बैटरी लोगों को भी तो एक चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और अगर इन केस कुछ ऐसी बात हो जाए, जैसे इटारसी में एक बार इंटरलॉकिंग फेल हो गई थी, OHE वगैरह सभी बंद करनी पड़ी थी, तो उस केस में बैटरी लोगों भी एक बार चार्ज होके कुछ ही दूरी तक चल पाते हैं, वो कंटिन्यूस वो भी नहीं चल पाएंगे। तो ये भी बैटरी लोगों पे एक डिपेंडेंट रहना अलग बात है। डीजल लोकोमोटिव की बात अलग है। डीजल जो फ्यूल होता है वो काफ़ी हद तक कहीं से कहीं से मैनेज करके डीजल लोकोमोटिव के थ्रू एक आगे काफ़ी बड़ी हेल्प मिल जाती है, ताकि इलेक्ट्रिफिकेशन का ज़्यादा फर्क ना पड़े। अब हाँ, डीजल की बात ये ज़रूर है कि उससे पोल्यूशन थोड़ा होता है, लेकिन उसका भी एक अलग ऑप्शन है हाइड्रोजन फ्यूल।
जो कि यूएसए बेस्ड जितनी भी लोकोमोटिव कंपनीज़ हैं वो सब हाइड्रोजन फ्यूल पे अब काम कर रही हैं। तो ये चीज़ कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन आज की डेट में ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि ज़रूरी तो है, लेकिन अचीव नहीं कर सकते। 2-3 एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला है जापान, 99.4% पर इलेक्ट्रिफिकेशन रोक दिया है, बिल्कुल परमानेंट रोक दिया है। अगर कोई न्यू लाइन बनती भी है तो उस पर काफ़ी हद तक देखा जाता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन को कहाँ पे रोका जाना है। 99% का जो अभी भी टारगेट है वो वहाँ पे लेके चल रहे हैं, लेकिन रेस्ट उनको डीजल की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। चाइना, वहाँ पे भी डीजल की ज़रूरत पड़ती ही है। यूएसए, उसमें तो इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत वास्ट नेटवर्क पे जाने वाला है, बट स्टिल डीजल लोकोमोटिव की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक में उतना ज़्यादा टॉर्क नहीं आ पाता है जो डीजल लोकोमोटिव में है। अगर हैवी हॉलिंग के लिए बात करते हैं तो डीजल लोकोमोटिव ज़्यादा कैपेबल होता है इलेक्ट्रिक से, भले ही इलेक्ट्रिक की हॉर्स पावर ज़्यादा हो। ये कुछ पॉइंट आउट करने वाली बातें हैं। स्विट्ज़रलैंड और भी 2-3 कंट्रीज़ हैं। रशिया की मैं बात नहीं करना चाहूँगा कि रशिया ऑलरेडी इतना बड़ा एक रेल नेटवर्क है, इतना जल्दी रेल इलेक्ट्रिफिकेशन में वो कवर नहीं होगा। और तो स्विट्ज़रलैंड, जापान, ये छोटी छोटी कंपनी हैं, न्यूजीलैंड वगैरह, इन सब में अभी डीजल इंजन की जितनी ज़रूरत बताई जाती है या फिर होती भी है, उतनी इलेक्ट्रिक की नहीं होती। इलेक्ट्रिक को सिर्फ ट्रैवल में यूज़ किया जाता है, जैसे सिटी मेट्रोज़ वगैरह, इन सब में यूज़ करना बिल्कुल ओके है, लेकिन डीजल की ज़रूरत वहाँ भी पड़ती ही पड़ती है। तो ये थी 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात। इंडिया में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, बट स्टिल डीजल की ज़रूरत इनको पड़ेगी ही पड़ेगी, नो डाउट। अब बात आते हैं एक अलग टॉपिक, क्या है कि दिल्ली में कंजेशन की बात की जाती है। दिल्ली में कंजेशन जो होता है उसको कम करने के लिए रेलवे अब क्या स्टेप आगे उठाने जा सकता है, ये देखने वाली बात है कि अगर न्यू दिल्ली से कुछ ट्रेनें जो चलती हैं या फिर वहाँ से थ्रू होकर जाती हैं, जैसे सचखंड एक्सप्रेस हो गई, और भी 2-3 ट्रेन हैं, ओखा एक्सप्रेस हो गई, अहमदाबाद मेल हो जाती है। तो ये कुछ ट्रेन है जो क्रॉस ओवर होकर निकलती हैं न्यू दिल्ली या फिर ओल्ड दिल्ली, दिल्ली शाहदरा को क्रॉस करके निकलती हैं। उनमें से कुछ ट्रेन ऐसी भी हैं जो लॉन्ग रूट की ट्रेन हैं, बट उनको दिल्ली से हटाने का ऑप्शन अभी नहीं मिल पा रहा है। तो इस चीज़ के बारे में इंडियन रेलवेज कुछ ऐसी प्लानिंग करने जा रहा है कि दिल्ली में एक भीड़ जो है, लोग, ये जो ट्रेनों की भीड़ कम करने के लिए या फिर ट्रैफिक कम करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टेप, न्यू दिल्ली, आनंद विहार, ओल्ड दिल्ली, निज़ामुद्दीन, विवेकानंद राय हाल्ट जैसे कि, तो ये सभी जो हैं, इनमें आप मान सकते हैं कि दिल्ली सराय रोहिल्ला जैसे स्टेशन, इन सब में कुछ ट्रैफिक कम करने के लिए अभी आगे क्या प्लानिंग हो सकती है। पहली प्लानिंग मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी ईस्ट साइड ट्रेन्स हैं दिल्ली हावड़ा मेन ट्रैक पर, उसमें पहला स्टेप इनका क्या हो सकता है कि चिपियाना बुजुर्ग से लेकर दादरी तक बीच में कहीं भी एक नया टर्मिनल बनाने की इनकी पूरी पूरी प्लानिंग है। क्योंकि आनंद विहार हो या फिर न्यू दिल्ली हो, ओल्ड दिल्ली हो, हजरत निज़ामुद्दीन हो, अगर इनमें से कोई भी ट्रेन ईस्ट साइड जाती है या नॉर्थ ईस्ट साइड जाती है या फिर नॉर्दर्न में एसवीडी के या फिर अंबाला, लुधियाना, ये साइड जाती है, तो उसको गाज़ियाबाद से होकर गुजरना पड़ता ही पड़ता है। कोई भी मालगाड़ी ऐसी हो, उसको भी गाज़ियाबाद से होकर गुजरना ही होता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या फिर इस चीज़ पर दबाव कम करने के लिए अब रेलवे उत्तर भारत के लिए अब हो सकता है कि दुहाई में जगह इस्तेमाल करे, लेकिन उस साइड जगह की बहुत ज़्यादा कमी है, तो हो सकता है दुहाई से आगे मुरादनगर हो सकता है। मोदी नगर नहीं जाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा दूर हो जाएगा। नए गाज़ियाबाद में नया टर्मिनल बनाने की इतनी जगह नहीं है ताकि वहाँ भी एक नया टर्मिनल खुल सकते हैं। अब ये तो रही इधर की बात, तो इधर का इनको अभी डिसाइड करना बाकी है कि वो कैसे करेंगे, नए गाज़ियाबाद की तरफ या मेरठ की तरफ जाने वाले ट्रेनों को कैसे हैंडल करेंगे। अब बात आती है
अगर हम ईस्ट साइड वाली ट्रेनों की बात करें, नई दिल्ली हावड़ा मेन रूट की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया पहले, चिपियाना बुजुर्ग से दादर के बीच नया टर्मिनल ओपन करने की पूरी प्लानिंग है। अब मुरादाबाद वाले ट्रैक की बात करें तो वहाँ पे अभी गढ़मुक्तेश्वर से पहले पहले जितना हो सके वहाँ तक जगह दिखी जा रही। तो उससे पहले ही इनके बीच में मुरादाबाद से पहले हापुड़ गढ़मुक्तेश्वर के आसपास में कोई एक ऐसी ज़मीन दिखी जा रही है, लेकिन अभी वो रेलवे के पेंडिंग में है। तो 3 रूट की बात हो गई। अब बात करते हैं निज़ामुद्दीन से मथुरा के बीच में। तो निज़ामुद्दीन से मथुरा के बीच में टीकेडी में ऑलरेडी इतना बड़ा यार्ड है, वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। निज़ामुद्दीन के लिए भी इतना पॉसिबल नहीं है। अब उससे आगे मोस्ट प्रोबेबली पलवल के आसपास में जगह देखी जाए, लेकिन अभी पलवल के पास ऑलरेडी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है तो उस साइड भी इतना खास पॉसिबल नहीं है। लेकिन टीकेडी और पलवल इन दोनों में से कोई एक जगह, फरीदाबाद में काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है तो वहाँ से भी रेलवे ने डिक्लाइन कर दिया है। अब अगर आगे की बात करते हैं, दूसरी रूट की तरफ बात करते हैं, तो अब आते हैं हम गुजरात साइड, राजस्थान गुजरात रेवाड़ी वाला सेक्शन। तो रेवाड़ी वाले सेक्शन पे हमारे पास 2 स्टेशन आते हैं। पहला दिल्ली सराय रोहिल्ला, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है बट स्टिल वो काम कर सकता है। उसके सपोर्टिंग में 2 स्टेशन का नाम आ रहा है सामने। पहला कीर्ति नगर, दूसरा दिल्ली कैंट। ये 2 स्टेशन का नाम अभी फाइनलाइज करने की तरफ है, लेकिन इसमें से देखना होगा कि दोनों स्टेशन में कौन सा नाम फाइनल होता है। गुड़गांव की भी बात आई थी और एक पालम की बात आई थी, दोनों को नेगलेक्ट कर दिया है क्योंकि पालम में एयरपोर्ट के चलते जगह नहीं है और गुड़गांव में थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से लोगों की कनेक्टिविटी थोड़ा दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं पानीपत हिसार वाले सेक्शन की। तो अगर हम उस साइड सेक्शन को मूव करते हैं तो वहाँ पर शकूर बस्ती का नाम फाइनल हो चुका है। तो शकूर बस्ती का नाम जब फाइनल होते ही वहाँ पे टर्मिनल की जगह अब बनानी शुरू कर दी है, तो वो देखना होगा कि अब किस तरह से वो हैंडल करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो वहाँ पे टर्मिनल बनाते ही कुछ दिल्ली में राहत मिलेगी। लेकिन जो वीआईपी ट्रेन्स का मूवमेंट होगा वो न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली, हज़रत निज़ामुद्दीन से ही होगा। वीआईपी ट्रेन इन द सेंस राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, हाई वैल्यू गाड़ियाँ, ये सब दिल्ली से ही ऑपरेट होंगी। और ये जो प्लानिंग है आने वाले 3 सालों के अंदर अंदर इसको कंप्लीट किया जाना है। तो ये फ़िलहाल की कुछ अपडेट्स थी और आई होप आपको अपडेट्स अच्छी लगें। ये अपडेट्स काफ़ी वैल्यूएबल ज़रूर हैं, इसको आप इन फ्यूचर आपको ये काफ़ी हेल्प में मिलेगी। तो लगातार अपडेट्स के लिए चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।